अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुबैना ब्लास्फेमी गैंग के हवाले से एक बड़ी खबर है और इस गैंग के शिकार 5-6 के करीब मुल्ज़मान जो हैं आज उनकी भी ज़मानत हो गई है। तवील अर्सा कैद में रहे हैं और इन मज़लूम लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे इंतहाई संगीन नौइयत के, ये लोग काफ़ी अर्सा जेल में रहे हैं और इनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान में कोई और नहीं बल्कि एडवोकेट हादी अली चट्टा और एडवोकेट ईमान मज़ारी कर रहे हैं। और ये वो दो वकील हैं जो वकीलों का एक शाही जोड़ा है, अगर कहें तो गलत ना होगा, और वकीलों के प्रिंस और प्रिंसेस जिन्होंने इंसानी हकूक़ के ऐसे ऐसे मुकदमात में लोगों की नुमाइंदगी की है जिन मुकदमात में हर वकील आसानी से हाथ नहीं डालता। और बदकिस्मती की बात है, जैसा कि हमारा माशरा है और हमारी रियासत है, कि खुद हादी अली चट्टा और इनकी अहलिया एडवोकेट ईमान मज़ारी जो हैं उनके ऊपर भी कुछ मुकदमात बनाए गए हैं और उनके ऊपर भी बड़ी तेज़ी से रियासत काम कर रही है, अदलिया भी काम कर रही है। और कल भी इनकी गैर हाज़िरी में कुछ सरकारी गवाहों के बयानात लिए गए उस मुकदमे में जो एडवोकेट हादी अली चट्टा और एडवोकेट ईमान मज़ारी पर पीका के कानून के तहत बनाया गया है। चंद ट्वीट्स थी लापता अफराद के हवाले से और उन ट्वीट्स के ऊपर सरकारी गवाहों के बयानात कल मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहरहाल अपनी जंग भी लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के मासूम अवाम की और शहरियों की जंग भी लड़ रहे हैं एडवोकेट हादी अली चट्टा। पहले तो बहुत मुबारक हो, आज ये कौन सा केस था मुबैना ब्लास्फेमी गैंग के, ये कौन से विक्टिम थे कि जिनकी आज जमानत हुई है और ये कितनी देर जेल में रहे हैं और आज क्या कार्रवाई हुई? मजी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दूं कि इन केसेस के अंदर और आज भी इन केसेस के अंदर 7 से 8 अफराद की बेल्स थी, बट इनके अंदर सीनियर काउंसिल आसिफ अली तंबोली साहब भी वकला हैं ब्लास्फेमी विक्टिम्स के, और बैरिस्टर तलहा जो है उनको भी बहुत खराज तहसीन, जिनको सुसाइड ब्लास्ट के अंदर आपको पता है कि 3 लोहे के टुकड़े उनकी टांग के अंदर हैं। परसों वो अदालत में आए, व्हील चेयर पे आए तकलीफ के बावजूद, और गैंग के वकला की तरफ से हीले बहाने किए गए, वो बेचारे तकलीफ में वापस गए। आज वो ऑनलाइन अवेलेबल थे कोर्ट में, उन्होंने आर्ग्यू किया अपने क्लाइंट का केस। तो इन सबको हम सलाम पेश करते हैं। यानी आसिफ अली तंबोली साहब व्हील चेयर पर जख्मी हालत में, जो अभी हाल ही में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से वो जख्मी हैं, जख्मी हालत में व्हील चेयर पे आए, मगर जो मुखालिफ साइड थी मुबैना गैंग की तरफ से उन्होंने फिर भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल। बिल्कुल जी, तलहा साहब व्हील चेयर पर आए, तंबोली साहब तो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है, वो भी आए, उन्होंने भी जी तलहा साहब आए बिल्कुल व्हील चेयर पे। और कल ये लगा और परसों भी लगा, ये आज तीसरा दिन है मुतवातिर ये लग रहा है अदालत के अंदर केस बेल जो है, क्योंकि इसके अंदर जो गैंग के सरगना है राव अब्दुल रहीम, उन्होंने पिछली 2 हियरिंग से बहुत ड्रामा किया। और वो ड्रामा ये था कि उन्होंने आके पहले जो है ऑनरेबल कोर्ट पे अदम एतमाद का इज़हार किया, जिसकी माजरत उनके वकील ने आज की अदालत में आके, और उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपना वकालतनामा विड्रॉ करता हूँ ताकि इसमें और एक डेट पड़ जाए। तो वो भी हुआ और फिर उसके बाद वकील आए, उन्होंने आर्ग्यू किया गैंग की तरफ से, और उसके बाद सरकारी वकील ने भी किया। ये जो आज जो बेल्स इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि कोई जवाब नहीं था उन ग्राउंड्स का जो हमने अदालत के सामने रखे, जो हकायक हमने रखे उनका कोई मुनासिब जवाब मौजूद नहीं था। इनफैक्ट जो स्टेट काउंसिल मौजूद थे उन्होंने कहा कि मैं इसमें से किसी बात के ऊपर एतराज़ नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट्स हैं, फाइल के ऊपर है, मैं इनको सरकार ने भी बिलवासा तौर पे आपके मौक़िफ़ की तायद की। बिल्कुल ऐसी है जी। और अब ये आप समझ लें कि पहले तो सरदार साहब की कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस सरदार साहब की कोर्ट में जो लाइव प्रोसीडिंग चली और गैंग के बारे में बातें आई, बट आज जो पर्सनली एडवोकेट राव अब्दुल रहीम जिसमें कंप्लेनेंट है, जो पर्चा उन्होंने कराया और इस पर्चे के अंदर अब्दुल्ला शाह का मर्डर भी किया, जिसके ऊपर उनके खिलाफ भी एक मर्डर का केस शालीमार थाने में मर्डर का इल्जाम भी उन पे जा रहा है। बिल्कुल उन पे जा रहा है, उनको इंटरिम चालान के अंदर मुलजिम रखा गया जब, लेकिन उन्होंने उसके बाद मकतूल के वालिद पे ब्लास्फेमी का पर्चा करा के अपने हक में बयान करा के कॉम्प्रोमाइज करवाया और खुद उनको ब्लास्फेमी के पर्चे से निकाला और अपने आप को मर्डर केस से निकाला। उस आज ये जो मुल्ज़मान हैं जो जमानत पे जिनको रिहा करने का हुक्म हुआ है, इनका थोड़ा पस मंज़र बताएं, ये कितने अरसे से जेल में थे, ये कैसे मुकदमा इन पे बना? देखिए इनके बारे में जो हकायक हैं वो वैसे तो सारे 450 बच्चों के बारे में है, बट इनके बारे में जो हकायक थे वो मर्डर केस 342 ऑफ 23 शाना शालीमार में इंस्पेक्टर मुनीर ने अपने चलान में लिख दिए थे। उन्होंने लिखा कि जब मैंने वो नंबर स्पेनिश नंबर ट्रैक किया राव अब्दुल रहीम का और मुझे पता चला FIA से कि राव अब्दुल रहीम के इस्तेमाल में है बट उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैंने उस नंबर की CDRs निकाली और देखा कि ये किस किस को कॉल कर रहा था इस नंबर से। मकतूल के अलावा अब्दुल्ला शाह के अलावा इन 4 लड़कों से भी वो राब्ते में था, बिल्कुल इन मुल्ज़मान से राब्ते में था। और खातून जब लड़कों से पूछा डियाला में तो उन्होंने कहा हमें तो एक ईमान नाम की लड़की जिसका नाम बाद में कोमल इस्माइल पर चला, उसने राब्ता करके बुलाया था और जब हम आए इस्लामाबाद तो हमें पकड़वा दिया और FIA की कस्टडी में तौहीन के इल्जाम में हमें FIR में डाल दिया। तो ये वो लड़के हैं जिनके बारे में लिखा हुआ था। ये लड़के 2 साल 10 महीने से, 3 साल 5 महीने से, 3 साल 8 महीने से मुख्तलिफ टाइम से ये अडियाला के अंदर कैद है। इनके जो गवाहान है FIA के और जो कंप्लेनेंट है राव अब्दुल रहीम, वो जरा कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में नहीं आता। अभी 3 महीने तक तो वो अदालत में आकर ये कहते रहे कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं अपनी जरा नहीं कराऊंगा, मैं मसरूफ हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये इन बच्चों के हकायक है। तो आज की अदालत की कार्रवाई में क्या हुआ, कौन से जज ने क्या बात की? देखिए ऑनरेबल जस्टिस जो है जहांगीरी साहब थे और उन्होंने ये हमारे ग्राउंड सुने, तो इस पर उनसे सवाल किया FIA के गवाहों से और उनसे पूछा इंस्पेक्टर से, उनके IO से, उनके वकला से कि मुझे ये बताएं कि कैसे एक मुल्जिम को गिरफ्तार जब आपने किया और उसका फ़ोन कब्जे में लिया, उससे 11 माह पहले आपने फोरेंसिक रिपोर्ट कैसे बनाई है? जब आपके पास फ़ोन नहीं था, मुल्जिम नहीं था, आपकी रिपोर्ट 11 महीने पहले बन गई। आप मुझे बताएं कि इनका कोई सबूत नहीं है, ये मुख्तलिफ शहरों के रहने वाले लोग हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप उन शहरों में गए हो, आपने इन्हें गिरफ्तार किया हो। उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो सिम्स आपने इन पर प्लांट किए, हमारा ये ग्राउंड है कि ये सिम्स और फ़ोन पे प्लांट किए गए हैं, इन सिम्स की रजिस्ट्रेशन इनके नाम पे नहीं है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। ये जो हमारे नाम इन बच्चों के नाम पे अकाउंट्स इन्होंने प्लांट किए वो इन बच्चों के नाम के नहीं है। अगर मेरा फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल होता है किसी भी जुर्म के इर्तिकाब में तो मेरे नाम का होगा, हादी चट्टा के नाम का, बट इन लोगों के नाम के इनके अकाउंट्स नहीं है, इनके ऊपर अकाउंट्स प्लांट किए गए हैं। तो ये सारी बातों का जवाब उनके पास बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आपके साथ थे कोई एक विक्टिम के रिश्तेदार हैं, आप कौन है जी? जी मैं सैयद इरफान हूँ, मेरा भाई है सैयद इब्रार अंदर है। वो इनकम टैक्स में कंस्टेबल था और उसको धोखे से बुलाया गया कि आपकी लॉटरी निकली है किसी खातून के ज़रिए, और वो फिर जब वो यहाँ आए, यहाँ फैज़ाबाद में, यहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया। फिर पैसे मांगे गए कि हमें पैसे दें तो तब हम आपको इससे विड्रा कर देते हैं।
फिर जब वो पैसे नहीं दिए गए तो उनको अदालत पेश करके उन पे फिर कितने पैसे मांगे गए और क्या आपने उसकी रिपोर्ट पुलिस में की कि आपसे कोई शख्स पैसे मांग रहा है? नहीं, उस वक्त तो नहीं की, क्योंकि हम उस वक्त हमें समझ नहीं आई हम क्या करें ना। गिरफ्तार थे आपके भाई? जी गिरफ्तार थे, वो गिरफ्तार थे। फिर उनको मसलन वहाँ पे उनसे कहा गया कि आप अपने घर वालों, बाकायदा फ़ोन करवाया गया कि घर वालों को बुलाएं, FIR वालों ने। फिर उनको अदालत में पेश करके रिमांड करवाने के लिए लाए, फिर जज ने जुडिशल कर दिया। तो इस तरह ये चलता रहा। फिर हमारे खिलाफ एक और चीज़ हुई जो मसलन हमारे पास वकील हमने नहीं किया था अभी, इन्होंने एक सरकारी वकील कहने लगे हमने किया, उसका नाम लिख के झूठी जरा लगा दी। हम जब उस वकील से मिले, नबीला अरशाद साहिब हैं, उनसे जब मिले उन्होंने कहा कि मैंने तो जरा की ही नहीं है, उन्होंने हमें एफिडेविट दे दिया। तो हमने वो MIT में भी दरखास्त दी, लेकिन कोई खातर खा MIT जो हाई कोर्ट की जजों के खिलाफ जहाँ शिकायत होती है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई खातर खा कौन से जज ने जाली जरा रिकॉर्ड की? ये मंजोका साहब ने। मंजोका साहब? जी जी। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई, यानी खातर खा कोई कार्रवाई हमें तो नज़र नहीं आई है। अब अंदरूनी खाना क्या हमें उसका तो इल्म नहीं है, लेकिन हमें कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई कि उसके ऊपर की हो, यानी उसको मतल किया, उसको बुलाया हो या किसी जगह कोई इस तरह की चीज़ की हो। हमें कोई इसमें मती साहब हुआ ये था कि जब मैंने और ईमान ने इसमें वकालतनामा जमा कराया, उस वक्त तक जो इनके भाई हैं वो अनरिप्रेजेंटेड थे, वो वकील करने की इस्तात नहीं रखते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो उसके बाद जब हमने प्रो बोनो इसके अंदर वकालतनामा दिया तो हमें ऑनबोर्ड कोर्ट की ट्रायल कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप 342 का सवालनामा जमा कराएं और बहस करें, बाकी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। हमने उनसे पूछा कि बाकी कार्रवाई में एक क्रॉस एग्जामिनेशन जो गवाहों पर जिरा है, वो इंतहाई अहम एक जुज़्व है ट्रायल का, वो किसने किया है? तो उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट की फाइल देख लें। फाइल देखी तो उसमें एडवोकेट नबीला अरशाद का नाम लिखा हुआ था। हमने उन्हें बुलाया और पूछा कि आपने तो ये सवाल अच्छे नहीं किए, ये तो मुल्ज़िम के ऊपर जुर्म को आपने बचाने के लिए सवाल नहीं किए। तो उन्होंने कहा मैं हादी साहब इस केस के अंदर ना तो स्टेट काउंसिल अपॉइंट हुई हूँ, ना मैंने जिरा किया। इसके बाद वो एफिडेविट लिखा गया, उन्होंने ऑनबोर्ड ट्रायल कोर्ट में आके जज साहब को भी कहा कि आपने मेरा नाम क्यों लिखा है अगर मैंने जिरा नहीं की। और फिर हम MIT, ये फैमिली MIT गई, MIT ने उसमें फैसला ये किया कि सारे ब्लास्फेमी के ट्रायल्स मंजोका साहब से लेके 2 डिफरेंट कोर्ट्स को दे दी, लेकिन कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अमल में नहीं लाई। मंजोका साहब का इसमें क्या मौक़िफ़ उन्होंने दिया जब वो खातून मंजोका साहब के कोर्ट में पेश हुए, कहा आपने ये क्यों किया, तो उनका क्या कहना? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे उन्होंने कहा कि देखें ये गैंग बहुत ताकतवर है और ये इस तरह की रद्द-ओ-बदल टेम्परिंग फाइलों में कर देता है। ये मंजोका साहब ने मुझे चेंबर में बुलाया था उन्होंने और मुझे कहा था कि प्लीज आप एफिडेविट में भी बयान दिया कि आपने MIT को या नहीं, मुझे MIT ने बुलाया नहीं, लेकिन MIT के एप्लीकेशन में लिखा गया था कि मुझे बुला ले तो मैं ये सारी बातें करने को तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे चेंबर में बुलाया और मुझे मिन्नत समाजत की कि काइंडली फैमिली को मनाएं कि मेरे खिलाफ MIT विड्रॉ कर लें प्लीज। तो ये वही जज अफसर मंजोका साहब नहीं है जो इस वक्त आपके खिलाफ भी केस चला रहे हैं और आपकी हाजिरी में गवाहों के बयान भी उन्होंने रिकॉर्ड कर? जी बिल्कुल, मेरे खिलाफ वो एक्स पार्टी एविडेंस भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। मुझे एक दिन अदालत से मेरी मौजूदगी बावजूद ईमान के खिलाफ जो मुकदमा है, जी बिल्कुल, आपका मुकदमा वही है, हमारा मुकदमा कर रहे हैं और मुझे और ईमान हम उस दिन हाजिर थे और मैं जब अदालत में हाजिर हुआ 2 बजे तो मेरी मौजूदगी के बावजूद मुझे अरेस्ट भी कराया उन्होंने अदालत से। अच्छा नहीं, तो आपने एतराज़ नहीं किया मंजोका साहब पे कि आप ये कैसे सुन सकते हैं? आपके खिलाफ तो हम MIT में गए, शिकायत की थी, एतराज़ भी किया आपने? एतराज़ मैं फॉर्मली ले चुका हूँ इन फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन टू द MIT, जहाँ मैंने बताया कि मुझे गिरफ्तार करवाना बिल्कुल गैर कानूनी था और ये मेरे से अपना खुनस निकाल रहे हैं बुनियादी पहले वाला, क्योंकि मैं इनके खिलाफ एक ब्लास्फेमी केस में इनका किरदार जो है वो यहाँ कर चुका हूँ कि एक अनरिप्रेजेंटेड एक्यूज को सज़ाए मौत देने लगे थे विदाउट अ काउंसिल। नहीं तो जो MIT कौन होता है, किधर है? हाई कोर्ट इस्लामाबाद का मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन टीम, मेंबर इंस्पेक्शन टीम है जी है और इसके सरबराह आई थिंक जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब हैं इस वक्त और वहाँ पे वो एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, मेरे पास उसकी रिसीविंग भी है। तो उससे कोई बुलाया किसने? अभी तक किसी ने कोई उसे पेशरफ नहीं की, ना हमें बुलाया। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। और हादी साहब ये बताएं कि इस वक्त आपके खिलाफ जो मुकदमा जज मंजोका साहब चला रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या मराई? देखिए उसके अंदर पहले तो मुझे अरेस्ट करवाने वाला आपको इल्म है उसके अंदर कि मुझे अरेस्ट करवाया गया, लॉकर भेजा गया, हालांकि मैं अदालत में मौजूद था, अदालत के कमरे से अरेस्ट करवाया गया। उसके अलावा वो मेरे से जिद कर रहे हैं इस बात के ऊपर, एक बिल्कुल गैर कानूनी, कि स्टेट काउंसिल मेरे केस में रहेगा। मेरे खिलाफ केस भी स्टेट का है, मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने रियासती इदारों के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए हैं, अपनी अहलिया की ट्वीट्स को रीट्वीट किया है, उसके बावजूद वो कहते हैं स्टेट काउंसिल रहेगा, हालांकि मैं अपना एक जाती वकील मुतय्यन कर चुका हूँ और ये मेरा पहला वकील है ट्रायल के अंदर, मैंने से पहले कोई वकील अपॉइंट नहीं किया था। उसके अलावा वो मेरे खिलाफ कल एक्स पार्टी मेरे गवाहों के जो बयानात हैं वो कलम बंद कर चुके हैं, हालांकि ना मैं अदालत में मौजूद था और उसी तारीख को ईमान की एग्जामिशन एप्लीकेशन रिकॉर्ड में मौजूद है कि मुझे बुखार है, वो 2 दिनों से बुखार में मुब्तला है, वो किसी केस से पेश नहीं हुई, तो वो केस वहाँ तक पहुंचा है। बट वो केस जिस तरह चल रहा है वो एक तासुर दिया जा रहा है कि इस मुल्क में कोई CRPC नहीं है, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। हमने उन्हें 12 अदालत में कहा है कि आप हमें सजा देना चाहते हैं, हमें सजा दे दें, हम उसे कबूल करेंगे और हम उसको अगले फोरम में चैलेंज कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट कोई एक तासुर दे दें कि CRPC इस मुल्क में मौजूद है, कोई ड्यू प्रोसेस है, आप उसके हिसाब से ट्रायल चला रहे हैं, बट उन्हें बहुत जल्दी है। अच्छा ये बताएं कि कैसे आप ये मैनेज कर रहे हैं सब कुछ? ये मतलब अपने खिलाफ होने वाले मुकदमे भी आप लड़ रहे हैं, आप और ईमान मज़ारी, और पाकिस्तान के आम शहरियों के मुकदमे भी आप लड़ रहे हैं और ज़्यादातर तो आप मुफ्त लड़ रहे हैं क्योंकि वो गरीब हैं, जितने भी मुलजमान हैं उनका कोई और वकील केस लेता भी नहीं है। तो अपनी पर्सनल लाइफ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपकी तो शादी को भी अभी चंद साल ही हुए हैं और शादी को 2 साल हो जाएंगे जी अगले महीने, और पर्सनल लाइफ तो हमारी नहीं है, हम काम करते हैं या काम करके अगर बैठे घर तो कोई रेस्ट कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड है और वो हमारी शायद मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट कर रही है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम से तकलीफ है रियासत को, जिसकी वजह से हमारी ये प्रोसिक्यूशन हो रही है और हमारे पे एक झूठा केस चलाया जा रहा है, उसमें हमें 7 साल सजा देने का अंदिया दे दिया चुका है। हमें ये मैसेज आ चुका है कि आपको हम 7 ईयर्स कन्वर्ट करेंगे, तो हम भी अपनी जिद पे कायम है, हम उस वक्त तक काम करेंगे जब तक हमें ये किसी गैर कानूनी सजा के तौर पे जेल नहीं भेजते, आखिरी दिन तक हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे कितने मुकदमात हैं जिनमें आप अभी भी पेश हो रहे हैं आम शहरियों के लिए, खास तौर पे लापता अफराद के केस है, ये ब्लास्फेमी के मामलात हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप अभी पेश हो रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता आपको सजा होती है तो फिर किस तरह वो लोग उनकी ज़िंदगी मुतासर होती है? मती साहब 78 लोग तो ब्लास्फेमी एक्यूज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैं और ईमान। उसके अलावा मिसिंग पर्सन जो है वो भी देखें 60s में वो नंबर था जो बेंच में था
जो बेंच अरबाब साहब ने तोड़ दिया और उसके बाद वो दोबारा कभी फिक्स नहीं हुए केसेस। उसके अलावा भी दर्जनों लोग ऐसे हैं मिसिंग पर्सन्स के जिनके केसेस कमीशन में ईमान पेश होती हैं, इन्फोसिस पेरेंट्स के यहाँ पे पेश होती हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस जिनमें पेश होती हैं। उसके बाद उन सबके ट्रायल्स हैं नीचे लोअर कोर्ट में। रेडी बान जो है वो भी कई 100 के नंबर में है जिनको ईमान रिप्रेजेंट करती हैं, जिनके लिए हम चाहते हैं CDA में पेश होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स के पेश होते हैं, या जो रिट पिटीशन है वहाँ पेश होते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये सवाल ये काम रियासत ही करने वाले थे जिनके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं। ये रियासत को रेडी बानों के लिए कोई रहमदिली रखनी चाहिए थी, उनको एक रिस्पेक्टेबल कारोबार करने की इजाज़त देनी चाहिए थी। ये ब्लास्फेमी एक्यूज को इन्होंने जिस तरह भेड़ियों के सामने फेंक दिया झूठे इल्जामों के अंदर, ये रियासत का काम था कि इनका बचाव करती। उधर मिसिंग पर्सन्स की बात के ऊपर रियासत का काम था कि अगर एक रियासती एजेंसी की खुफिया एजेंसियां सेफ हाउस में लोगों को रख रही हैं तो उनके बचाव के लिए रियासत ने सामने आना था, अदालतों ने आना था। ये काम उनका था जो कि हम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये जो वफाकी आईनी अदालत बनी है, इससे आप लोगों के काम मुश्किल हो गए या आसान हुए? इस वक्त एक जो है आईनी बहरान है इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे वकला लॉ नोइंग लोग हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उनको भी ये बात इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अब आईनी अदालतें अलग हैं तो फिर बाकी अदालतें आईनी नहीं है। क्या आइन का इशू जो है वो सिर्फ अदालत में उठाया जाएगा? फंडामेंटल राइट्स का इशू कहाँ पे आप ले सकेंगे? हयाती का समझ नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली आई थिंक कल परसों उन्होंने रूल्स अडॉप्ट किए सुप्रीम कोर्ट के तौर पर चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के लॉज पेश हो सकते हैं, बट हम तो जो जितने भी वकला हैं, यंग वकला हैं जो असूल पे खड़े हैं, जो समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो तरमीम नहीं है, वो आइन की तदफीन है और वो आइन के बुनियादी ढांचे को इस तरह तब्दील करती है कि इस मुल्क के अंदर कोई मोनार्की हो गई है या इस मुल्क के अंदर मार्शल लग गया है, तो हम तो उसका मुकम्मल बाइकआउट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलकर एक तहरीक चलाएं इस मुल्क में ताकि आइन को बहाल कर सकें। बहुत शुक्रिया एडवोकेट हादी अली चट्टा, विशु बेस्ट ऑफ लक। आपका मोराल भी हाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह गरीब और लाचार लोगों के मुकदमात में नुमाइंदगी करते रहेंगे और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।